मैं डॉक्टर शम्मीकेश राय मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ का असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते मैं अपने LLB फर्स्ट ईयर के छात्रों को अपना सब्जेक्ट भारतीय संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कुछ डिस्कशन और उसका रिवीजन करना चाहता हूँ। जैसा कि लॉकडाउन से पहले मेरे प्रिय छात्रों आपका सिलेबस पूरा करा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी सारे लिखा चुका हूँ, उस पर बात हो चुकी है, डिस्कशन भी कर चुके हैं। अभी ये छुट्टी का पीरियड लगातार 2 महीने से चल रहा है, एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी, तो हमारे इंस्टीट्यूशन के तरफ से आप लोगों को सिलेबस का रिवीजन के लिए बोला गया है। चूँकि कोविड-19 के चलते हम लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग में हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी के रूप में हमारे देश में पैर पसार रही है। इसको रोकथाम हेतु, इसके चैन को तोड़ने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। अतः आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जब भी आवश्यक कार्य हेतु अगर घर से बाहर निकलें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें, मास्क लगाकर निकलें, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि पिछले क्लास में बताया जा चुका है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम। भारतीय संविदा अधिनियम को हम लोग कैसे जानते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको लागू कब हमारे देश में किया गया? 1 सितंबर 1872 को यह हमारे देश में लागू हुआ। भारतीय संविदा अधिनियम 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में धारा 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक, और दूसरे भाग में धारा 76 से लेकर 266 तक। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, जिसे संविदा आप इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कहाँ से आया ये कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट लैटिन भाषा कॉन्ट्रैक्टम से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आपस में मिलाना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया है। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। संविदा वो करार है जो कानून के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। जो करार, जो एग्रीमेंट कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, वो संविदा नहीं है। सिंपल सा बात है। तो संविदा में 2 बातें आई। क्या बातें आई? कि करार का होना, 2 व्यक्ति या 2 पक्षों के बीच समझौता या करार का होना। दूसरा, विधि द्वारा उसे परिवर्तित
लागू करवाने के लिए उसमें विधि के द्वारा अगर उसे हम लागू नहीं करवा पाते हैं तो वो करार जो है संविदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये विधि के द्वारा कैसे उसको लागू करवाया जा सकता है? तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में उन लक्षणों को बताया गया है, उन तत्वों को दिया गया है कि किसी करार में वो आवश्यक लक्षण होना चाहिए, वो तत्व होना चाहिए, तभी वो विधि के द्वारा उसे परिवर्तित करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? संविदा या अनुबंध कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि करार कब अनुबंध बनेगी। करार जब भारतीय संविदा अधिनियम की 2H में अनुबंध की परिभाषा दी हुई है, और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स, जब दोनों को हम मिलाते हैं तो वो करार जो है संविदा बन जाती है। वो वैसे करार जब एसेंशियल एलिमेंट्स आवश्यक तत्वों को उस करार में का तत्व बने या लक्षण हो तो संविदा के रूप में विधि वो परिवर्तित कराया जा सकता है, कानून के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है, वो तो संविदा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट उसको हम कहते हैं। तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकेला नहीं हो सकता है, किसी एक पक्षकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं या कोई भी करार नहीं हो सकता है। कम से कम उसमें 2 पक्षकार चाहिए, कम से कम दो से ज़्यादा पक्षकारों के बीच में समझौता जो हो रहा है, एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव दिया, दूसरे पक्षकार के द्वारा उसको सहमति प्रदान किया। तो जब एक पक्षकार दूसरे को प्रस्ताव दे रहा है तो दूसरा पक्षकार क्या करेगा? उसे स्वीकार करेगा। तो स्वीकार किस हाल में करेगा? उसमें कुछ न कुछ लाभ एक दूसरे का होगा। प्रस्ताव देने वाला अपना लाभ को रख के प्रस्ताव दे रहा है, स्वीकार करने वाला अपना कुछ लाभ। इसमें लाभ नहीं है कि ये बराबर लाभ होना चाहिए, क्या कितना लाभ होना चाहिए, लेकिन प्रतिफल निकलना चाहिए उसमें। तो जब एक पक्षकार प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्षकार उस स्वीकृति देता है, तो उसमें एक प्रतिफल जब निकलेगा तो वो करार कहलाया। दूसरा कि पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों के बीच में ऐसी बात नहीं कि किसी कपट से, मिथ्या वचन से आपने मिथ्या बखान कर दिया, उस पर दोनों के बीच में कोई बात का करार हुआ, समझौता हुआ। तो दोनों के बीच में कपट से नहीं होना चाहिए या उत्पीड़न से नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए, करार होना चाहिए। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उसको विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तीसरा, प्रतिफल, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। वैधानिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। मतलब प्रतिफल ऐसा लाभ नहीं कि गैर कानूनी कुछ ऐसा लाभ के लिए हम लोग कर लें, उसमें विधिपूर्ण लाभ होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल निकलना चाहिए और उसका उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए।
तभी उस करार को कानून के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। दोनों पक्षकारों को, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों पक्षकारों को करार करने की सक्षम होना चाहिए। मतलब वयस्क होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए, तथा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, या कानून के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो दोनों पक्षकारों को करार करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आप लोगों के लिए। इस पे भी क्वेश्चन, बहुत सारे केस लॉ भी है। मेरी बीवी का केस इसमें आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट तत्व में कि कोई भी ऐसा करार जिसे कानून के द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो, ये एसेंशियल पॉइंट्स हुआ। और कुछ है कि गवाह के बीच रजिस्टर्ड गवाह साक्ष्य का ज़रूरत है, गवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कानून के तहत या जिस लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत कोई भी, जैसे कि आप ज़मीन कोई खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं, तो उसमें क्या साक्ष्य की आवश्यकता होती है, उसे रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो जिस कानून विधि के अनुसार से अगर ये जरूरी है, तो ये आवश्यक है कि उसमें गवाह साक्ष्य का होना जरूरी है और उसे रजिस्टर्ड कराना अति आवश्यक है। इन सारे एसेंशियल तत्व का होना कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध के लिए, करार को अनुबंध में परिवर्तित करने के लिए, विधि के द्वारा लागू करवाने के लिए इन सारे एसेंशियल तत्वों का होना अति आवश्यक है। ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी एक लक्षण को, एक तत्व को आपने लागू किया और सारे तत्वों को छोड़कर आप उसे अनुबंध के रूप में आप बता सकते हैं, तो वो अनुबंध नहीं बन पाएंगे। ये सारे तत्वों का होना अति आवश्यक है, तभी वो कानून के द्वारा, विधि के द्वारा उसे परिवर्तित करवाया जा सकता है, तभी वो अनुबंध कहलाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको अगले क्लास में, कि क्या सभी करार कॉन्ट्रैक्ट है। इस पे आप लोग भी अपने स्तर से पढ़ के आएंगे, इन्हें समझेंगे। अगला लेक्चर में इन पे, अगले वीडियो में मैं जारी करूँगा।